जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक सेट पढ़ेंगे, सेट नंबर 15 13/6/2022, शिफ्ट नंबर 2, लेवल नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपने पढ़ा है बोर्ड मास, लेकिन यहां मुद्दा है वी बोर्ड मास का। वी मतलब वेनुकुलम, और जिसे हम लोग बार ब्रैकेट बोलते हैं, बार ब्रैकेट बोलते हैं। समझ गए? वी बोर्ड मास यानी वेनुकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, बार ब्रैकेट बोला जाता है। अब बार ब्रैकेट यानी सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। 7 में से 12 गया, -5 आया, और 6 में से 5 गया, ये 1 आया। यहां ऑफ लगा है तो ये 3 रहेगा। तो 12 में से 3 से भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, बाहर 35 है ही, उसके आगे -49। अब आप देखोगे कि 49 में से 39 को घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। प्रथम 10 आभास संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिए, कुछ चीजों को आप तैयार करो, बाकी मैं लिख के भी दिखाऊंगा। अगर मैं 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर आपसे पूछूं तो वह 15 होते, और उनका जो सम होता है वो 328 होता है। अगर मैं 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर पूछूं तो वह 25 होता है, और उनका जो सम होता है वो 1060 होता है। अगर मैं 1 से लेकर 200 तक प्राइम नंबर पूछूं तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर 200 तक तो 46 प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कितने होते हैं? 46। सम मुझे याद नहीं और जरूरत भी नहीं है। 1 से लेकर 1000 तक प्राइम नंबर 168 होते हैं। 168 को 24 गुणे 7 भी बोला जाता है। अभी हाल ही में जो यूपीएससी का रिजल्ट 2025 में निकला था, एक छात्रा है जो मुझसे एसएससी की तैयारी की थी कोरोना से पहले, उसकी भी रैंक 168 आई यूपीएससी में। यानी आईएएस तो नहीं, आईपीएस जरूर बन जाएगी। मानसी सिंह नाम है, उरई से है। एक बार गूगल कर लेना, मानसी सिंह यूपीएससी 168, मालूम चल जाएगा। हमसे जब पढ़ी थी तो उस टाइम वह छात्रा सिलेक्ट हुई थी, और किस में हुई थी? आईबी में। अब बता दे रहे, वरना बताते नहीं। जिनका सिलेक्शन आईबी में होता है तो हम जनरली बताते भी नहीं है। अब छोड़ ही दिया तो मुद्दा ही खत्म। क्लियर है? प्रथम 10 आभास संख्याओं का समांतर माध्य होगा, यह भी मुद्दा है। अब याद रहे कि 1 से लेकर 10 तक के आभास संख्याओं का योग 129 होता है। यह आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। यह चीज अलग पॉइंट है। यह मैंने बताया है कि 1 से लेकर 10 तक, मतलब 1 से लेकर 10 तक जो प्राइम, मतलब 10 प्राइम नंबर का जो सम होता है वो 129 होता है स्टार्टिंग का। ठीक है, भाषा समझ गए होगे। 10 से भाग दोगे 12.9 आ जाएगा। बहुत क्वेश्चन कवर कर दिया इतने में। अच्छा, और समझो, लेकिन हमें लिखकर आना चाहिए कि भाई लिखना भी चाहिए कि सही है कि नहीं। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये 10 अपने हो गए।
अब इनको आप ऐड कीजिए। जब ऐड करोगे तो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, 60, और ये अपना हो गया 60, 70, और ये अपना 30, 100, और ये 29, 129। तो इसका समेशन 129 डिवाइड बाय 10, 12.9। दोस्तों कहीं ना कहीं सिलेक्शन उनका होता है जो नोट्स भी अपडेट करते हैं। हम ये नहीं करें कि 10,000 क्वेश्चन के नोट्स बना डालो, लेकिन कहीं ना कहीं जो थ्योरी निकल के आती है वो आपके पास लिखी होनी चाहिए और वो यहां होनी चाहिए। ये नहीं कि उसके लिए आप अलग से कुछ करो। तो काफी समय दिया मैंने इस पे, क्योंकि ये सब आ रहा है मार्केट में। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74 था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाए, विक्रय मूल्य वही रहता है, अभी लेटेस्ट में भी यही आया है। और देखो डिफिकल्ट पैटर्न से मत करो। 100 रुपए हमने एज ए सीपी मान लिया। अब हमसे कह रहा है कि भैया लाभ 74% है, तो सीधी सी बात है अपना एसपी क्या होगा, 174 होगा, 174। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दे, यानी 100 से 150 कर दिया जाए, 100 से क्या कर दे 150, तो कह रहा विक्रय मूल्य वही रहता है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है, ये चीज वही है, सेम सेम। तो कह रहा नया प्रतिशत लाभ यानी 150 की चीज अब 174 में, दोनों का अंतर 24 डिवाइड बाय 150 गुणे 100। बस काटो पीटो आंसर निकालो। सर कैसे? देखो 50 से ये 2 बार, 50 से ये 3 बार, 3 से ये 8 बार, 8 दूनी 16% इज द राइट आंसर। सिंपल सरल। तो 16% इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक लंबवती शंकु के आधार का व्यास इतना, इसकी त्रियक ऊंचाई इतना, लंबवती शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो जब भी ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है ना, तो आत्मा कहती है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु है, शंकु का होता है पाई आर एल। अब बच्चे के दिमाग में पाई आता है, और जो कि दया 11 का मल्टीपल होता है। अब क्या करें? तो कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों हमारी एक नजर ऑप्शंस में होनी चाहिए। पहला भी 11, दूसरा भी 11, तीसरा भी 11, तो मुद्दा ही खत्म। सोचेंगे क्यों? फिर तो अब कलम चलाएंगे, अंधी भी नहीं मार सकते। ठीक है कि 3 का मल्टीपल ढूंढे, हाँ कि 10.5 3 का मल्टीपल होता है। तो सिंपल वे में आप देखो, एक लंबवती शंकु के आधार का व्यास इतना है, यानी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, और इसकी त्रियक ऊंचाई इतना है, यानी स्लंट हाइट 10.5। लंबवती शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ गए ना? तो देखो पाई, पाई जो होता है वो 22/7 होता है। पाई का मान 22/7। त्रिज्या आर जो कि 10 है, तो यहां 10 रख दो, और एल 10.5 का मतलब होता है 21/2। 10.5 का मतलब 21/2। अब इसे कैलकुलेट कर लो। कहते हैं 2 से ये 11 बार में गया, 7 से ये 3 बार में गया, और ये 30 गुणे 11, 30 गुणे 11 330 हो गया। खत्म बात। 330 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो अपना 330 होगा। ठीक है, 330। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमसे, यदि किसी घनाभ की लंबाई ऊंचाई 18 12 है, 18 और 12 लंबाई और ऊंचाई है, और इसका आयतन इतना, चौड़ाई इतना। अब इसमें हम क्या सोचेंगे बताओ? तो हम पीएचडी करेंगे भाई। एलबीएच का मुद्दा है, वॉल्यूम के बराबर होता है, यानी हम यहां लिखेंगे 18 गुणे 12 गुणे चौड़ाई बी चाहिए, जो कि 3024 के। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। 12 से ये जाएगा, 12 दूनी 24,
ठीक है, अब ये 62 आ गया, 12 पंचे 60 होता है, 60 और फिर 12 दूनी 24, यानी 18 गुणे बी बराबर दिस। अब बी का मान 18 से आप भाग दोगे तो 18 एकम 18 और 18 चौको 72, यानी 14 अपना बी का मान आ जाएगा। समझ गए थे? तो पांचवा भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। एक नाव को धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। इस चीज को आप समझ गए होंगे, यानी डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा की ओर जा रहे हो तो जो इसमें समय लगता है उतना ही समय लगता है अप स्ट्रीम धारा के अगेंस्ट जाने में, लेकिन दोनों में डिस्टेंस अलग अलग। क्यों? जब धारा के साथ जाओगे तो स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा डिस्टेंस तय करोगे, और धारा के अगेंस्ट जाओगे तो स्पीड कम होगी तो कम डिस्टेंस तय करोगे। एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में पूरा घर मिलकर काम करता है, ठीक है, और लव मैरिज में कोई ना कोई तो नाराज होगा ही होगा। समझ गए ना? ध्यान देना। तो डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में T1, तो यानी समय, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 7 है और स्पीड डाउन स्ट्रीम में u1 प्लस u2 होगी, और अप स्ट्रीम में डिस्टेंस 3 है और स्पीड u1 माइनस u2 होगी। इसको कैलकुलेट कर लो। चाहो तो एक थ्योरम होती है कंपोनेंडो डिविडेंडो, उसको लगा लो, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं क्रॉस कर ले रहा हूं, वो भी तेजी से। 7u1 3u1 तो 4u1 आ जाएगा, माइनस का 7u2 और 3u2 तो ये 10u2 हो जाएगा, यानी u1 अपॉन u2 5/2 आ जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है नाव धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में 14, वहां से धारा की दिशा में समान दूरी तय करने के लिए इतना घंटे लेते हैं, यानी अगेंस्ट डेथ u1 माइनस u2 और धारा के साथ है u1 प्लस u2 और समय 6 से 2/3, यानी इसको 20/3 बोला जाता है। अब देखो कैलकुलेशन करते समय आप चाहो तो 14 को कॉमन लेके कर लेना, या अभी हम करेंगे वैसे कर लेना। देखो 5/2, या तो 5 में से 2 गया 3, 5 2 ऐसे रख के देखो। अगर LHS RHS के बराबर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहां एक वेरिएबल ले लो जिससे आपको कोई टेंशन ना हो। दोनों का अंतर, तो ये वैल्यू अपनी 3x आ गई, दोनों का एडिशन ये 7x आ गई। अब 7 से ये चला जाता है कितनी बार में? 2 बार में। एलसीएम लिया तो 3x एलसीएम ही आया। फिर देखा 3 दूना 6 और 14, तो 14 और 6 20 हो गया, और दया यहां पर भी 20/3, यानी x बराबर 1 हो गया, यानी 5 बराबर 5 के और 2 बराबर 2 के। फिर हम क्वेश्चन पढ़े, इतना लंबा भाषा में आता नहीं जितना दे दिया है। धारा की विपरीत दिशा में 16.8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? अब 16.8 धारा के विपरीत यानी अगेंस्ट है, स्पीड का अंतर, तो 5 में से 2 गया 3 आया, और ये वैल्यू 5.6 हो जाएगा। तो ये अपना राइट आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत आराम से बताया है। फर्जी क्वेश्चन, ये 6 ये 9 तो 54 आ गया, ये बगल में 12 और ये कट के 1 हो गया, 42 1 43, यानी 43 इज द राइट आंसर। इसको समझो। कहता है जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है।
इस दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है, ऐसा बोला गया। समझना, देखो हम अच्छे से जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो स्पीड इनटू टाइम होता है। और यहां पर ये जो दिया गया है ये चीज, ये जूली की स्पीड बन जाएगी। कैसे? 140 बटा 18 डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, लेकिन kmph में तो 18 बटा 5 ऐसे कर लो। हैप्पी बर्थडे 5 से गया 28 बार में, यानी 28 kmph आ गया। और यहां स्पीड 28 और एक आंसर 28 ही आएगा डिस्टेंस में। या अगर आपने मुझसे सही से पढ़ा होगा कोई किताब को, तो हम और भी ढंग से पढ़ाते हैं। समझो, मैं 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय करता हूं। मैं अब यहां जूली को भूल जाओ या प्रकाश सर को समझो। 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी मैं तय करता हूं। और बोला जा रहा है कि भैया प्रकाश सर 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेंगे? तो सबको मालूम है कि 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। 3600 सेकंड, इसे 1 घंटा बोला जाता है। 18 में किसका गुणा ये करें तो आप कहोगे सर 200 को कर लो। 18 दूनी 36, 2 जीरो, तो यहां पर भी 200 को कर लो। 14 दूनी 28 और 3 ठो जीरो, और ये मीटर में आया तो इसी को 28 किलोमीटर बोला जाएगा। तो राइट आंसर 28 किलोमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का। बोलो बोलो, टेल टेल। देखो हमने क्या बताया, स्पीड तब बढ़ेगी जब आपके कॉन्सेप्ट तगड़े होंगे, वो कर लोगे आप, मैं जानता हूं। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवर्ती। अब तिमाही का मतलब इंग्लिश में होता है क्वार्टरली, क्योंकि आपको क्वार्टरली समझ में ज्यादा आएगा। क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में क्या होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं जो कि 3-3 महीने के होते हैं। एक साल में कितने क्वार्टर? 4, 3-3 महीने के। तो ये जो 6 महीने लिखा है इसमें 4 का गुणा करेंगे, यानी 2 ईयर, 2 ईयर, और यहां पर 4 से भाग देंगे तो ये 3% के हिसाब से, तो यानी अब हो गया 3% के हिसाब से 2 साल का एक तरीके से। तो हमारा CI कैलकुलेट हो जाएगा। अब करना क्या है, डेटा आसान है, टफ नहीं है। 32,000 को आप पकड़ लीजिए, 32,000 3% के हिसाब से। अब परसेंटेज कहता है मैं तो 2 जीरो खाऊंगा, दे दो भाई, 0, 6 और 9, फिर 3%, 0 ऐसे, 6 18 हासिल 1 और 27 1 28, 100 से भाग दोगे तो 28.2। अब मुद्दा है कितने साल का दिया, 2 साल का, तो 2:1, 0 ऐसे, 6 दूनी 12, 18 1 19, 1920 और 28.8, 0.8 ऐसे, 8491, 1948.8 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके सामने। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। तगड़ा क्वेश्चन। और देखो ऐसे क्वेश्चन जब आप एग्जाम सेंटर में बैठो तो पहले स्किप करो, जो बड़ी भाषा में आपको दिख रहा है उसको स्किप करो, जब दोबारा समय मिले तब उनको अटेम्प्ट करो। टफ नहीं होते हैं लेकिन टाइम टेकन होते हैं। एक क्वेश्चन के चक्कर में 4 आसान क्वेश्चन हम छोड़ के बैठ जाते हैं, बस यही नियम है। अब देखो 12 में 11 का गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 132 और फिर 11 का गुणा कर रहे हो, मतलब 11 जोड़ोगे तो 143 हो जाएगा। 143 डिवाइड बाय 12 गुणे में 13 3 16 बटा 13, फिर डिवीजन 4 दूना 8 3 11 बटा 4। पहला स्टेप तो मैं लिखूंगा ही, फिर बाद में उड़ाऊंगा इसको। 7 बटा 10 ऐसे, डिवीजन। अब यहां इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको कर लो, ब्रैकेट सॉल्व होता पहले। तो ये अपना हो गया 7 बटा 5, काटने की कोई जरूरत नहीं, ये 21 बटा 20 में सीधे लिख सकता हूं।
समझदार हो, 3 और इसका गुणा। नीचे का डेटा चलो भाई उसको भी ले लेते हैं। ये 5 दूना 10, 2 12, 12/5 हो जाएगा। 12 से 4 3 गया, 2/5 बचेगा। अब इसको कैलकुलेट करना है। अब यहां पर भी आप देखिए कला, पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, यानी 11/4 जो लिखा है उसको रिवर्स कर दो। चलो इस अच्छा स्टेप लिखना ही पड़ेगा 1 4 3, वरना आपको कि हौच पौच कर दिया सर आपने, हवा में उड़ा दिया, या खुदा ही समझ लेते हो हमका का, ये भी तो होता है। 4/11 ऐसे, हैप्पी बर्थडे ऐसे, 4 से ये 3 बार, यानी 16/3 इस पोर्शन का मान आ गया। इधर लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस पोर्शन को भी मैं लिख के दिखा रहा हूं 7 यहीं पर सब काट पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, नहीं कर रहा हूं मैं। 20/21 ऐसे, 0 से 0, 7 से 3 बार, यानी 2/3, और रिवर्स करोगे 3/2 ऐसे आया ऊपर, ठीक है। अब 2/5 से भाग दे दो। हैप्पी बर्थडे 2 से ये 8 बार में गया, 8 5 40/2, 20 आंसर आ गया। तो ये जो कैलकुलेशन की है ना, अभ्यास का खेला है। कलम चलाओ, खुद से चलाओ, धीरे धीरे स्टेप आपको तैयार हो जाते हैं। 20 इज द राइट आंसर। वैशाली 50 kmph की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है, बहुत अच्छी बात है। और 10 kmph साइकिल द्वारा उसी मार्ग पर अपने स्थान पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट था, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की? ये तो वैशाली को ही मालूम होगा। नहीं, ये हम निकाल लेंगे। देखो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं भाई, जाने में लगा समय, आने में लगा समय, टोटल टाइम के बराबर। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, भाई डिस्टेंस सेम तो स्पीड u1, डिस्टेंस u2, और टोटल टाइम का मतलब क्या होता है? टोटल टाइम का मतलब टोटल टाइम ही रखो। तो डिस्टेंस यहां से एक फॉर्मूला बनता है u1 इंटू u2, u1 प्लस u2, सबको याद होगा। तो ये सिर्फ डिस्टेंस आए, अब जाए गए भी और आए भी, यानी 2D का मान चाहिए। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। स्पीड लाना है ना मेरे भाई, इसलिए। अब देखो डिस्टेंस, पहली स्पीड कितनी है 50 की, दूसरी 10 की, दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आएगा। और आने और जाने में 2 घंटा 24 मिनट, तो 2 घंटा ऐसे 24/60, तो यानी 2/5, 5 दूना 10, 2 12, यानी 12/5 ऐसे ही। बस कलम चलाइए। कहते हैं 0 से 0 गया, 6 से ये 2 बार में गया, और इससे ये 10 बार में, ये डिस्टेंस 20 आ गई। लेकिन हमसे कुल दूरी बोला गया, तो 2D की बात की गई। गए भी 20, आए भी 20, तो 40 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो इस पैटर्न पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये बनता है, एक डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला बनता है। तो वहां पर ये जो स्पीड है ना, जोड़ते हैं वहां घटा देते हैं बस। और जो टीटी मतलब टोटल टाइम है, वहां डिफरेंस बिटवीन टाइम, समय का अंतर लिखते हैं, जो भी हो। कह रहा है एचसीएफ बताओ। अब बच्चा जब एचसीएफ समझ रहे हो ना, बहुत आसान होता है एचसीएफ निकालना, लेकिन आपके अंदर पेशेंस जरूर होना चाहिए, तभी तो आसान होगा। देखो पहले तो एक चीज देखो, ये सारा डेटा 9 का मल्टीपल है, तो एक तो तय हो गया कि 24 तो कभी जिंदगी में हो नहीं सकता, क्योंकि 24 तो 9 का मल्टीपल होता ही नहीं। फिर हमने देखा ये 4 4 के मल्टीपल है, 4 4 का, तो 18 4 का नहीं होता। अब या तो अक्कड़ या तो बक्कड़, इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब हम देखते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 72 का यूज ले रहा हूं, तो ये 8 का मल्टीपल है। तो भाई 9 गुणे 8, तो एक बार 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, लास्ट 3 डिजिट 8 से। वैसे भी 72 दूना 144 तो जाता ही जाता है, मुद्दे खत्म। 72 पंजा जाता है, इसको चेक करो।
अड़छंग 48 24 चला गया, यानी 72 इसका क्या हो गया, HCF हो गया, मुद्दा ही खत्म। तो ऐसे करके इनको हम लोग निपटा देते हैं, एलसीएम में भी निपटा लेते हैं और एचसीएफ में भी निपटा लेते हैं। बाकी कलम की ताकत है, जितना अभ्यास उतना स्पीड। हाँ, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब 13 का क्यूब माइनस 8 का, और ये देखो आना चाहिए। अब 13 का क्यूब होता है 2197, तो आपको याद है तो बेटर है, वरना स्वयं जिम्मेदार हो एग्जाम सेंटर में बैठ के। 2197, 8 का क्यूब 512, लेकिन माइनस में है तो समझ गए, और ये 125। यहां से 0 आ गया, 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, और फिर देखो 21 में से 6 गया 1560 आ गया। यहां देखो कई में 40 40 चल रहा है, तो ये 38 गुणे 40 हो जाएगा, क्योंकि 38 नहीं 39, सॉरी 8 चौक 32 होता है ना, 39, सॉरी मैंने सही किया है, नचो को 36, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 आना चाहिए। तो ये 39 गुणे 40 अपना आंसर आ जाएगा। 13 का आंसर आप समझ गए होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के एक युग्म की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है, इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी इतनी, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आधार गुणे ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट। तो आधार कितना है, लंबवत दूरी वही ऊंचाई हो गई, और आधार क्योंकि भुजाओं के एक युग्म की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 6, 160 आंसर हो जाएगा। सोचना ही नहीं, ठीक है, सोचना ही नहीं। अब आप कहोगे धरने में बैठोगे, देखो द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 16। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, तो धरने में तो बैठना ही नहीं, ये बोथ आर इक्वल होता है there। और ये इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। आधार गुणे ऊंचाई 160 इज द राइट आंसर। x 6 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या है, यानी 1 लाख या उससे अबव होगा, जिसे 20, 21, 22, 24, 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो पहले तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, और यहां मैं k एज ए वेरिएबल लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं अभी समझ में आएगा, और 5 शेषफल। एक्चुअल में इसका एलसीएम कुछ भी है, उसमें k का गुणा करके हमें वैल्यू 1 लाख या उससे अबव, तभी 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनेगी। अब इसका एलसीएम लेना आना चाहिए। देखा जाए 28 जो कि 4 गुणे 7 होता है, 28 हमने ऐसे रखा, 28 के अंदर 4 होता है तो 20 5 बार में चला गया, 7 से 21 3 बार में चला गया, 4 2 तो ये अपना 11 बार में चला गया, और 24 4 से भाग दोगे तो 6 बार में चला गया। अब हमें 5 3 11 6 का एलसीएम लेना होगा। उसमें भी हम देखेंगे 3 और 6 का एलसीएम तो 6 ही होता है। अब अपने पास 5 और 11 का आपको एलसीएम लेना है, ये आपके पास बन गया। के हम लगा देंगे क्योंकि 1 लाख या उससे अबव चाहिए, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। अब देखो एक चीज समझो, कैलकुलेशन को समझो। यहां पर मैं जब कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मैंने देखा ये 30 है और ये 28 है, तो 28 तीना क्या होता है 840, क्योंकि 30 का गुणा भी कर दे रहे हैं भाई, 28 तीना 84 और 30 का गुणा। फिर उसके बाद
11 का भी कर ले रहे तो 0 ऐसे 4 ऐसे 8 4 12 हासिल 1 और 8 1 9, यानी इसका पूरा मल्टीप्लाई 9240 के आ गया और +5। मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, क्या 1 लाख या उससे अब 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। यहां पर अगर मैं 10 का गुणा करता हूं तो 92,400 बनता है, जो कि लेस देन 1 लाख है। तो यहां मैं के बराबर 11 का मल्टीप्लाई करूंगा, 10 का करता हूं तो इससे कम आता है, तो हमें एक नेक्स्ट की ओर जाना पड़ेगा। समझ गए होगे? तो 0 ऐसे 4 4 2 6 9 2 11 हासिल 1 9 और 1 10, ये अपना बन गया और प्लस का 5। तो अपनी जो संख्या है वो है 101645। ये संख्या प्यारे दोस्तों 20 21 22 24 28 से विभाजित करोगे ऑलवेज शेषफल 5 आएगा। लेकिन दया, ये तो क्वेश्चन 5 सितारा क्वेश्चन है। अब 5 सितारा क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं इसकी जिंदगी में मुद्दे भी हैं। फिर कहता है x को 462 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा, यानी इसको अब हमें 462 से डिवाइड करना है और हमें कोसेंट यानी भागफल चाहिए, यानी दुगना करोगे तो 924, यहां घटाओगे फिर से 924 आ गया, यानी निपट जाएगा। तो ये समझो 2 2 और एक तो 0, तो ये 5 भी उतार लिया। तो फिर मैं 10 मतलब समझ गए, 20 का गुणा करके लिखा तो 9240, तो 5 शेषफल, तो ये अपना भागफल आएगा 220 इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों का शॉर्टकट के चक्कर मत पड़ना, नहीं बनते, हमें कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। अभी हाल ही में ALP CVT 2 में भी आया था, वहां पर क्या था पहले समझो, वहां 462 से भाग नहीं देना था, तो मैंने ऑप्शन से कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन से अगर 462 का भाग नहीं देना होता तो मैं ऑप्शन से इसको भी निपटा देता, लेकिन आगे का स्टेप तो समझदार है। तगड़ा क्वेश्चन है, ये भी बड़े प्यार से आप लोग सीखिएगा, मोहब्बत के साथ। वो भी कहता है x और y किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18-30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो x किसी काम को 18 दिन में और y उसी काम को 30 दिन में, हमें कोई तकलीफ नहीं। z y से 50% अधिक कार्य कुशल है, यहां से तकलीफ चालू है। z y से 50% अधिक, 50% मतलब होता है 1/2। अगर y 2 लड्डू बना रहा है तो z 3 बना रहा है, यानी 3:2 का रेशियो। यहां पर हम आते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं जो कि 90 आया, भाग देंगे तो इसकी क्षमता 5 और इसकी क्षमता 3 आई, हमें कोई तकलीफ नहीं। अब यहां मुद्दा है, सर क्या मुद्दा है? देखो यहां y की क्षमता 3 है और वहां y की क्षमता 2 है, तो 2 को 3 बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? हम यहां पर 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे तो इधर भी करेंगे, रेशियो अपना वही 3:2 बना रहेगा। तो यहां से हमारे पास z की भी क्षमता आ गई 1.5 गुणे 3 यानी 4.5, ये अपनी z की भी कैपेसिटी आ गई। अब हम आगे पढ़ते हैं, यहां से कहता है z और y कार शुरू करते हैं। कौन? z और y दोनों मिलकर एक साथ 7.5 लड्डू बना रहे हैं, लेकिन 4 दिन बाद, तो एक साथ 7.5, 7.5 गुणे 4 यानी 30 लड्डू 4 दिन में बना लिए z और y ने मिलकर। तो बचे लड्डू कितने? 60 लड्डू। दया कौन बनाएगा? तो आगे बोल रहा है, फिर उसके बाद वो कार छोड़ देते हैं, XP की सहायता से शेष कार को 4 दिन में निपटा देता है। एक बंदा आ गया P और शामिल हो गया और XP के साथ मिलकर इस कार को 4 दिन में निपटा देता है। तो यहां दिन से भाग दे रहे हैं तो 15 इसकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी। और ये क्षमता हमारी P और X की होगी। P कहता मेरी, X कहता मेरी तो क्षमता 5 है ये प्रकाश सर, तो P की क्षमता क्या आएगी? जब X की क्षमता दया 5 है तो P की क्षमता 10 हो जाएगी। मुस्कुराओ और बोलो हाँ।
तो ये पी की एफिशिएंसी हो गई। फिर हम आगे बढ़े और पढ़े कि पी अकेले मूल कार्य को पूरा कर सकता है कितने दिनों में। तो पी कहता मैं तो एक दिन में 10 लड्डू खाता हूं सर जी। कितने खिलाओगे? 90/10 और 9 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दया 9 बेहतरीन क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चन आपको अच्छे देखने को मिल भी रहे हैं। बोलो हां। 5/9 में निम्न में से कौन से भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होता है? 5/9 में कौन सा भिन्न जोड़ो? तो x जोड़ रहे हो और योगफल में 11/6 प्राप्त हो रहा है। अब हमें यहां पर x का मान निकालना है। सिंपल है, x बराबर 11/6 माइनस 5/9। एलसीएम लिया 18 आया, 6 से 3 बार ये 33 हो गया, 9 से 2 बार तो ये 10 हो गया, यानी 23/18 आ गया है। तो इसका आंसर 23/18 हो जाएगा और ये सही आंसर। अब आगे बढ़ेंगे। दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6 और 5 है। उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है। बहुत अच्छी बात है। तो देखो पहली संख्या हमारी होगी 6x, दूसरी होगी 5x और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है दया? आप अच्छे जानते हो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। समझ गए? तो ये डेटा आया है अपना गुणनफल 6750 एलसीएम एचसीएफ का मान। अब इनका गुणनफल तो 6×5 30x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। यहां से देखो 1 0 से 0 गया और 3 से काटोगे तो 225 आ गया x स्क्वायर का मान, यानी x बराबर 15 आ जाएगा। तेरा संख्याओं का योगफल 15 छक्का 90 ऐसे और 15 पचे 75 ऐसे हो गया। अब इनका हमें योगफल चाहिए, जोड़ दीजिए 165 आ जाएगा। 165 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। यह भी क्वेश्चन 2 स्टार लायक है ही। कहता है 3 मित्र हैं ए, बी और सी 5525 की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि एबीसी को प्राप्त होने राशि इतनी है। निकाल दी जाए तो प्राप्त होने वाली राशियों का अनुपात इतना है। देखो टोटल पैसा है 525 रुपए। अब एबीसी को जो राशि मिल रही है उसमें से 50 इसके निकाल दो, 100 इसके निकाल दो और 75 इसके निकाल दो। उसके बाद का जो अनुपात है वो 11, 18 और 24 है। तो ये डेटा इसमें घटा दो, यानी 225 घटा दोगे, ये डेटा इससे लेस कर दोगे, भाई इन तीनों का योग इससे लेस किया तो ये 5300 आ गया। 5300 आ गया। और हम यहां रेशियो का सम कर लें 11, 18, 24 का, तो ये भी अपना क्या आ रहा है? 53 ही आ रहा है, यानी 53 यूनिट आ रहा है। और ये 53 यूनिट बराबर 5300 के, तो 1 यूनिट बराबर 100 के हो गया। आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी है? देखो राइट नाउ सी को प्राप्त राशि तो वो तो 2400 है, लेकिन स्टार्टिंग में तो 2400 में 75 जोड़ दोगे
तो 2475 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 2475 आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, बाकी स्टेप आपके अभ्यास पे है कि आप कितना स्टेप को गैप कर सकते हो। कह रहे यदि आंकड़े इतने में से प्रेक्षण 70 को निकाल दिया जाए तो माध्यिका में कितनी वृद्धि हुई। देखो पहले तो माध्यिका असेंडिंग ऑर्डर में ये ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ है। 3 3 6 2 8 लोग हैं, 8 लोग हैं तो 8 हैं तो 8 का आधा 4, यानी चौथा पद पांचवें पद का योग का आधा ही अपना माध्यिका हो जाएगा। पहली बात तो ये है। अगर इस डेटा के हिसाब से देखें तो 72 और 74 का योग करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो 73 अपना क्या आ गया, माध्यिका आ गया 73। और कह रहा है 70 को निकाल दो। अब अगर हम 70 को निकाल देंगे तो अपनी सीरीज में अब टर्म्स कितने हो गए, 7 टर्म्स हो गए। तो 7 में एक जोड़कर 2 से भाग दोगे, यानी चौथा पद ही अपना क्या होगा, माध्यिका हो जाएगा, नया वाला। तो इसके हिसाब से चौथा पद अपना 74 हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि 70 तो हट गया। अब कह रहा है इसमें कितने की वृद्धि हो गई, तो इसमें 1 की वृद्धि हो गई, 1 की। तो 20 का जो आंसर आएगा वो 1 हो जाएगा। राइट आंसर 1 हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3 और 4 के अनुपात में बांटी। मोहन को कितने, अब तो ये फर्जी क्वेश्चन है भाई, 4 3 होता है 7 और यही 1470 के, तो 1 बराबर 210 के हो जाएगा, 1 बराबर 210 के हो जाएगा। मोहन को कितनी राशि, तो मोहन ये दूसरे नंबर वाला मोहन है, ये वाला 210 में 4 का आप गुणा कर लीजिए, 840 इज द राइट आंसर। 21 का सही आंसर 840। पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम को 10% 1 दिन में। तो आप यहां मोटा मोटा समझो, 40% काम 8 दिनों में, 100% तो इसमें 2.5 का गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा, इसमें भी 2.5 का गुणा कर लो, यानी पारस किसी काम को 20 दिन में कर लेगा। 40% 8 दिन में, 5% 1 दिन में, तो 100% 20 दिन में। जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम को का 10% 1 दिन में, तो अगर 10 का गुणा किया तो 100, यहां 10 का कर लिया तो 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो जो कि 20 आया। तेरा काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय, अब तो सिंपल हो गया भाई, 20 से भाग दिया तो यहां 1 आया, 10 से भाग दिया 2 आया, यानी दीप्ति की क्षमता 1 और पारस की भी क्षमता 1 आ गई, दोनों की क्षमता 1 आ गई, दीप्ति की भी और पारस की भी। अब जब पारस की क्षमता 1 आ गया ना, पारस की क्षमता 1, तो हमसे पूछ रहा है अकेले दीप्ति द्वारा 20 में 1 से भाग दोगे, समझ गए होगे, 20 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आएगा वो 20 आ जाएगा। क्लियर? चले, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। ये प्यारा क्वेश्चन है, यहां पेशेंस रखना है, 2 स्टार का है, समझो। कहता है 11 अंकों की संख्या इतना जहां k डज नॉट इक्वल टू p 72 से विभाज्य है और इसका मान क्या।
देखो 72 यानी 72, जिसमें डिविजिबिलिटी 8 और 9 की देखते हैं, क्योंकि इसका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए, ये याद रखना। 8 और 9, और 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। अब लास्ट 3 डिजिट में आप देखोगे, अगर हमने 0 रखा तो 48 26 नहीं, 1 रखा 51 से 36 नहीं, 2 रखा नहीं, 3 रखो, तो के का मान अगर हम 3 रखते हैं 48 56 चला जाता है। तो अभी हमने के का मान 3 रखा है, लेकिन याद रहे जब सेकंड पोजीशन पे खेला होता है तो 4 का गैप करके हमारा आगे भी बढ़ता है, यानी 576 भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। तो ये 2 संख्या पे केस बनेगा। ठीक है, चलो अभी हम पहला केस 3 पे ही ले रहे हैं। जब हमने 3 पर केस लिया तो 5 3 9 चला गया, 8 ये भी चला गया, 10 8 18 चला गया, 8 दूनी 16, तो पी का मान 2 हो जाएगा। तो जब इफ के बराबर 3 तो पी बराबर 2 आ गया। लेकिन इफ के बराबर 7 तो हम डेटा को लिख लेते हैं, फिर करके दिखाते हैं। डेटा 8 8 पी 5 5 4 0 8 5 और 7 6 हो गया, क्योंकि हमने यहां मान रख दिया। अब इसकी 9 की डिविजिबिलिटी तो आप जानते हो डिजिटल सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए, आप तो अच्छे से जानते हो ये चीज। देखो 10 8 18 तो ये चला गया, 10 8 18 ये चला गया, और आप ये देखो और भी जा रहा है, 5 4 9 ये चला गया, 5 4 9 चला गया। अब अपने पास डेटा बचा क्या? अच्छा, अपने पास ये 8 बचा, ये भी 8 बचा, ये 7 बचा, ये 6 बचा। तो जोड़ लो मेरे भाई। कहते हैं 8 दूनी 16 होता है और 7 6 13 होता है, 16 13 29 होता है। अब 29 में आप 7 जोड़ोगे तब 36 बनेगा, तब जाएगा, यानी पी का मान 7। तो ये वाला केस नहीं लेना है, क्योंकि इसने डज नॉट बोला गया, यानी पहला ही केस लेना है। खत्म बात। अब हो गया अपना क्वेश्चन। के का मान 3 तो 3 त्रिका 9, 2 का मान मतलब पी का मान 2, 2 दूना 4, 9 4 13। तो इसका आंसर 13 आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस, स्पीड अपने आप बन जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निहित है। अब वृत्त के अंदर है तो आपको मालूम है, और समबाहु के बारे में बात कर रहा है। ध्यान दो, ये एक सर्कल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल आ जाएगा। एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निहित है। वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम ये जानते हैं कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये इसका कैपिटल आर रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल होता है, और ये अपना ए होता है। और हम जानते हैं कैपिटल आर का मान सीधे a अपॉन √3 होता है। और अगर हमें पूरे सर्कल का एरिया चाहिए तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी पाई a स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। ये चीज हमने आपको बहुत बार बताई है, अब शॉर्ट्स वीडियो भी बहुत दे रहे हैं, उसमें भी पढ़ाया। तो वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो बस a का मान हमारे सामने 12 ही है, सीधे डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ गया। 12 का स्क्वायर 144 होगा, पाई लगा है नीचे 3 से भाग दे दो, यानी 48 पाई इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जल्दी उन्हीं से बनेगा जिसे फॉर्मूला पैटर्न तगड़े से तैयार होगा। तो 24 नंबर भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 123 में बेचता है। अब यहां पर बात को समझो, यहां सीपी, एमपी और एसपी ये 3 नाम हमने लिख दिए। अब 18% की छूट दे रहा है,
तो मोटा मोटा देखो 100 रुपए की चीज और 18 कम कर दोगे 82 हो जाएगी। और इसका अगर आप रेशियो लेकर और कर दोगे तो 50 की चीज 41 की हो जाएगी। ठीक है भाई, 50 का 18% 9 ही होता है, तो वो 41 हो गया। 123 रुपए में बेचा जाता है, यानी 41 एज ए हमारा एसपी है। तो 41 का जस्ट 3 गुना ये हो गया, यानी एमपी अपना 150 रुपए हो गया। फिर कहता है यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता, यानी अब चर्चा कर रहा है कि भैया हम इसको एमआरपी पर ही बेचेंगे, तो 25% का लाभ होता। अब 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज 5 में बेची जा रही है, तभी 25% लाभ। और ये 5 बराबर 150 के, तो 1 बराबर किसके? 30 के। 4 में 30 का गुणा कर दोगे 120 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 120 होगा, 25 नंबर का सही आंसर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। यदि 7 अंकों की संख्या इतना 11 से विभाज्य, तो x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा? अब एक बात को समझो, 11 से डिविजिबिलिटी सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस सम ऑफ इवन आप कर लीजिए। 5 3 8 4 12 12 5 कितना? 17। और में से x माइनस वाई घटाओगे 11 से, तो आप यहां पर इसने कहा इनमें से कौन सा एक, तो एक मान तो सीधी सी बात इसका मान 17 हो जाएगा। इन दोनों का मान का योग 17, क्योंकि 17 में 17 जाएगा तो 0 आ जाएगा। पहली बात, योग बोला है ना, योग का सेंस दया ये है, ऐसे आज धरने में बैठ जाओ। 17 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 6 ऑप्शन में कहीं है नहीं, मुद्दा ही खत्म। और भी वैल्यू बन सकती है, इसीलिए उसने बोला। लेकिन 2 डिजिट का सम, समझ रहे हो ना, 2 डिजिट का सम 18 तक ही जा सकता है। डिजिट की बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों अगर 9 हो तो और की ओर हम जाएंगे नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग 17 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कहता है ए बी सी डी ई अब एक समश्रष्ट भुज है। अब भुजा अपनी 14 है, तो इसका परिमाप क्या है? तो 6a होता है मेरे भाई। लेकिन यहां BE लिख दिया है, तो हम जल्दबाजी कर रहे थे, तो हम इसमें एक डायग्राम बनाते हैं, समझेंगे। अब जो बन गया सो बन गया, इसी को समझो। A B C D E और F, हमसे ये BE का मान दिया गया है 14। तो हम जानते हैं क्या कि हेक्सागोन में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं और सभी की भुजाएं बराबर। तो ये 14, तो ये 7, ये 7, तो ये भी 7, ये भी 7, और सारी भुजाएं बराबर, तो 6a। पर लेकिन a बराबर 7 है, 7 छंग 42 इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चों का गलत होगा, वो 14 गुणे 6 कर रहे होंगे, लेकिन आंसर 42 आएगा। तगड़ा क्वेश्चन, एग्जाम में बैठ के करोगे तो थोड़ा सा समय आपका लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो पाई की टर्म्स में आंसर है, और हम सोचते क्या है 11 का मल्टीपल मिल जाए। एक लंबू 6 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार, देख रहे हो, यानी यहां तक तो वो बेलनाकार है और इसके ऊपर शंक्वाकार है। इसके आधार का व्यास 90 मीटर है, यानी त्रिज्या 45, तो इसकी भी 45, तो इसकी भी 45। और कह रहा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई दी गई 28, यानी इसने साफ बोला है दया कि ये 28 है। तो हम जानते हैं ट्रिपलेट्स होता है 7 24 25, तो उसका डबल नहीं, अब ये तो नहीं लग रहा ना, 28 45 है ना,
अब यहां बनाना पड़ेगा। मैं सोचा कि लग जाएगा भाई, पर इसने 28 45 दिया, तो हम डरेंगे नहीं, हम निकाल लेंगे, जरूरत ही नहीं है। अच्छा है, इसे बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल चाहिए। अब कैनवास यानी इसका कर्व सरफेस एरिया हमको चाहिए, इसका कर्व सरफेस एरिया। देखो ट्रिपलेट्स तो वैसे अगर आपको याद है कि 28 45 तो 53 होता है, लेकिन मान लीजिए जैसे मान लो मुझे नहीं याद, तो फिर क्या करें, धरने में नहीं सीधे निकाल लेंगे। 28 का स्क्वायर 784 और 45 का स्क्वायर 4 5 20 25, इसको जोड़ लेंगे, 5 4 9 ऐसे, 8 2 10 ऐसे, 27 1 28, 2809 स्क्वायर रूट लोगे 53 आ जाएगा। ठीक है, कैनवास का क्षेत्र, तो इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका भी कर्व सरफेस एरिया हमें याद होना चाहिए। हम जानते हैं कि इसका पाई आर एल होता है और उसका होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, आर दोनों के सेम है, पाई भी सेम है, यानी ये चीज तो सेम सेम है। चाहो तो पाई आर कॉमन ले लो, यानी 45 पाई आपने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में जो बचा वो एल प्लस 2h बचा। अब यहां भले दिमाग लगा लो कि 45 9 का मल्टीपल होता है, तो हम चलो भाई 9 की खोज करते हैं। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो यहां पर आप L प्लस 2h वाली कैलकुलेशन से बच जाओगे। भाई L का मान अपना 53 है, अब तो यहां कैलकुलेशन है, ये 53 है और ये हाइट, तो हाइट किसकी, इसकी, तो ये 6 रखोगे, यानी कि टोटल जोड़ दो, इसकी हाइट है ना, ये 6 दूनी 12 12, यानी 45 पाई और 12 जोड़ दो तो 3 2 5, 5 1 6 65, तो आप गुणा कर लो। चलो भाई पढ़ लेते हैं, 45 पंजा 225 22 हासिल और 45 छक्का 270 और 22 तो 2925 पाई, हो गया, पढ़ सकते हो। राइट आंसर आपके सामने, बेहतरीन। देखो पेपर टाइम अभ्यास बहुत काम आता है। अब देखो कोई बच्चा यहां 9 का मल्टीपल देख रहा है और कोई झोंक रहा है कैलकुलेशन, दोनों में अंतर आ जाएगा। अंतर टैलेंट की बात नहीं कर रहे, एनर्जी, एग्जाम सेंटर बैठ के एक एक सेकंड, जैसे नहीं तत्काल टिकट करते हैं, थर्ड एसी 10 बजे और स्लीपर 11 बजे खुलती है, वहां जल्दी के चक्कर में 1 मिनट के अंदर हो जाए, नहीं हुआ तो खेला हो गया, बस वही खेल होता है। जिसको करना आ गया वो बादशाह, नहीं तो मुद्दे हैं। हाँ तत्काल में तो वैसे भी है। समीकरण इतना x प्लस वाई 7 के, तो कह रहा है इसका मान, अब ये तो फर्जी है भाई, के ग्राफ में ये जो p पर अल्फा बीटा है तो इसमें चिपका दो, इसमें चिपका दो, निकाल लो। यहां 3 अल्फा चिपकाया, माइनस का 2 बीटा इज इक्वल टू 11, और यहां पर भी अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए। फर्जी क्वेश्चन है, वो चाहता है बस 2 इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। वो तरीके अपने पास बहुत है पर वो नहीं बता रहे, आप सिंपल जो जमाने चला रहा उसी से करो। इसको जोड़ा, ये 5 अल्फा आया, 14 और 11 25, यानी अल्फा बराबर 5 आया, तो बीटा बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 7 था पहले, बाद में डबल में चला। अब यहां अल्फा तो 5 15, 5 दूना 10, 25 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 का। क्लियर ना? चलिए ठीक तो रहे। एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि ब्याज की दर R/2% होती तो उस पर 84 रुपए अधिक मिलते। अब एक चीज समझो, एक साल में 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक साल में 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये 3 साल में कितना परसेंट एक्स्ट्रा? 6%। एक साल में 2, 3 साल में 6, यानी 6% का मान 84 हो जाएगा।
ठीक है, 6% 84 के आ गया। अब हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। 6 से भाग दोगे तो 1% बराबर 14 के हो जाएगा और 100% बराबर 1400 के हो जाएगा। तो इसका आंसर 1400 अपना आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे। एक संख्या का 12.5% दूसरे का 37.5% बराबर है। देख रहे हो नशेबाजी, यानी ए का 12.5% और बी का 37.5%, बोथ आर इक्वल। जब इक्वल है तो इससे ये गया तो ए बराबर 3b हो जाएगा। पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 है। ए और बी 3:1, पहली से दूसरी घटा दी जाए तो परिणाम 1428 है। 1428 है। तो आप इसमें देखोगे मेरे दोस्त, इसमें देखोगे कि 2 बराबर 1428 हो जाएगा। फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का योग, यानी 3 और 1 4 का मान चाहिए। भाई ए के पास 3 लड्डू, बी के पास 1 4, तो 2 बराबर इतना, तो 2 दूना 4, ऐसे 2856 हो जाएगा। तो राइट आंसर 2856 हो गया। 31 का सही आंसर 2856 आ जाएगा। ठीक है, नॉट ए बिग डील, यू गाइस सॉल्व इट। सुरेश 14% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पे 80,000 रुपए उधार लेता है और रमेश 20% की दर पे 91। उनके ऋणों के बीच मिश्र धन कितने वर्षों में समान होगा? तो आप यहां पर बेसिक क्या, पहला 80,000 रुपए लिया, ये प्रिंसिपल हुआ। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी एसआई। तो प्रिंसिपल हुआ, एसआई क्या होता है? पीआरटी, यानी 80,000 का 24% और टी ईयर के लिए। दूसरे में 91,000 का 20% टी ईयर के लिए। बोथ वैल्यूज आर इक्वल हो जाएगी, दोनों के मान बराबर होंगे। देखा जाए इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो, इसके 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब हम इस पे और विचार करते हैं कैलकुलेशन पे। ठीक है, कर लेते हैं। देखो 80 और 91, तो दया ये तो अंतर 11 ही आ गया, देख लो। और इसका 24% तो कर लेते हैं, या ऐसा करो 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 दूनी 16, 3 19, 192 ये परसेंटेज है। तो चलो भाई यहां दशमलव लगा देते हैं, अभी टाइम ये आया। इसका देख लो, 2 ऐसे, 9 दूनी 18, फिर परसेंटेज है, समझ गए, टी ऐसे, तो यहां पर 18.2 ये टी बराबर 1, क्योंकि इससे 1 मतलब इससे क्या आया? टी आया, तो टी बराबर 11 आ जाएगा इन दोनों का। तो 11 साल के बाद ये बराबर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन भी बहुत आता है आज की डेट में। देखो इसमें आपके अंदर सबसे बड़ी बात पेशेंस, जिसके अंदर जितना तगड़ा है और जितना दिमाग लगा सकता है, जितना दिमाग लगा सकता है। अब यहां देखो मोटा मोटा ये 460 है, तो ये 460 बनाने के लिए 1000 का गुणा होगा, तभी तो। अगर 1000 को गुणा किया तो 1000 से भाग भी दे दिया, नहीं समझे? इसमें 1000 का गुणा करोगे, इस वाले में 1000 का गुणा करो, इस वाले में 1000 से भाग दे दो। तो मोटा मोटा तो ये 1000 का करना है, समझ गए ना? बोल मैं वही रहा हूं, लिख गलत रहा हूं। 1000 का इसमें गुणा कर दो तो इधर वाले में भाग दो, तो ये 460 हुआ, और इधर भाग दिया तो ये 0.1375 हो गया, और मान अभी यही रहेगा, बदला नहीं।
लेकिन हम जब यहां देखते हैं इसमें कि ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ खिलवाड़ है, यानी अभी इसमें 10 का गुणा चाहिए ऊपर, तो नीचे 10 का भाग, लेकिन ये 10 का भाग इधर जाएगा क्योंकि एक्चुअल तो अब हमारा ये बन गया ना, यानी 460 गुणे 1.375 ऐसे, तो यहां 10 का गुणा करोगे तो 6, समझ गए। बाकी आप इसको स्वयं से ट्राई करो, मजे ही मजे, आपके मजे ही मजे, और आप आंसर निकालने में सक्षम हो। तो 632.5 इज द राइट आंसर। और बताएं, ये अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड सारा लगता है, क्या आप सोच रहे हो, कैसा सोच रहे हो, उस हिसाब से आप आंसर निकाल लोगे। और जितना आपके अंदर तगड़ा कॉन्सेप्ट होगा, देखो जैसे मैंने ये निकाला, अब सुनो, अब हो सकता है आप मुझसे अच्छी कैलकुलेशन कर ले रहे हो इसको करने में, अच्छी कैलकुलेशन। अच्छी कैसे कि आपने कहा सर मैं यहां से दशमलव हटा दूं, यहां से हटा दिया, देखो हटा दिया, फिर आप कहोगे सर मैंने यहां से हटा दिया, तो सर इसमें जीरो लगा दिया। अब बनाते हैं, सर 460 यहां पर है, यहां 46 है, तो हमने एक जीरो इधर लगाया, तो एक जीरो इधर भी लगा लिया। ये आपका लॉजिक बता रहे हैं। ठीक है सर, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहां नहीं, तो यहां सर 1000 का भाग हम दे रहे, 1000 का भाग हम यहां दे रहे, तो चला गया, तो 632.5 फिर से आ गया, समझ गए। और अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से कर सकते हो, वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड। कह रहा 750 प्रतिभागियों द्वारा उठाया गया अधिकतम भार, देख रहे हो, अधिकतम भार इतना, ये बहुलक, ये फर्जी ज्ञान का है, असली बात ये पाया गया इस बटन का माध्य माध्यिका दोनों बहुलक से अधिक है। यदि माध्य माध्यिका इतना है तो निम्न में से कौन सा बहुलक का अत्यधिक संभावित मान। देखो हमें यहां पहले तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए एक्चुअल में, कि बहुलक जो होता है वो 3 गुना होता है माध्यिका के और 2 गुना होता है माध्य के, और उसका अंतर होता है। ये बात हमारे माइंड में होनी चाहिए। और जब ये है तो कह रहा माध्य 184 है, तो यहां इसमें 184 गुणे 2, 4 दूना 8, 18 दूनी 36 ऐसे लिख दोगे। माध्यिका 178 है, तो यहां 178 गुणा कर दोगे, 8 त्रिका 24, 17 × 51 और 2 53, 14 में से 8 गया 6 और 12 में से 6 गया 6, समझ गए। 166 इज द राइट आंसर। वो संभावित बोल रहा था, हमने एग्जैक्ट ही निकाल दिया, 166 आंसर हो गया। और आज की डेट का आपका ये तगड़ा क्वेश्चन आपको लगेगा है नहीं, क्योंकि हम डरते हैं ज्योमेट्री ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री एक डर बना है, नहीं डरना है आपको, क्वेश्चंस लगाने। जो फॉर्मूले बनते हैं, मतलब फॉर्मूले ही बोले जाते हैं, थ्योरम जिसे बोलते हैं, उन्हें रटा ही जाता है मेरे भाई। पेपर के अंदर जो प्रूव करने बैठ गया उसके साथ खेला हो गया। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो रटे होने चाहिए, इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, फर्जी क्वेश्चन है। क्या ट्रायंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी, हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, जो बोलेगा मैं वही कलम चलाऊंगा। अब मुझे इसकी सारी प्रॉपर्टी मालूम है, जिसकी भुजा 12 है, कहता सीडी सी द्वारा समद्विभाजित किया जाता है, सीडी एंगल सी द्वारा, सीडी एंगल सी द्वारा समद्विभाजित किया जाता है, जो AB पर है तो वही बना। फिर कह रहा है ECD का मध्य बिंदु है। अब देखो प्रॉपर्टी क्या, आप तो सीधा ट्रायंगल करके पढ़ते हो ऐसे करके कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये परपेंडिकुलर, ये भुजा A होगी, ये भुजा A होगी पहली बात तो, और ये हाइट होती है H, पूरा का पूरा √3/2A होगा, ये आप पढ़ते हो। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज में की भुजा ये, हाइट ये, बाकी अगर अब जैसे ये भुजा इसको डिवाइड कर रही है और इसका सेंट्रोइड चाहिए, तो ये 2:1 के रेशियो से डिवाइड करेगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं, हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ECD का मध्य बिंदु है। अब यहां ECD का मध्य बिंदु है, तो ये समझ गए। अब ये भुजा 1:1 के रेशियो से। BE की लंबाई बताओ, देखो हमसे इसकी लंबाई पूछ दी है,
बीई की। अब एक चीज समझो बिल्कुल बेसिक से, मैं कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाऊंगा, ना टेंशन होगी। हमें बीई चाहिए तो ये आएगा इस पे परपेंडिकुलर होगा, और ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी हाइट होगी पूरी की पूरी, जिसका मान √3/2a जो कि 12 है। 6√3 हमारा CD का मान होगा, और CD का आधा तो ये 3√3 होगा, और ये भी 3√3 होगा। और दूसरी बात, ये पूरी भुजा 12 है तो ऐसे परपेंडिकुलर तो ये 6 होगा, ये 6, और ये अपना हाइपोटेनस पाइथागोरस लगा के निकाल लो। तो हम जानते हैं कर्ण 6 का स्क्वायर और 3√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और ये 9 त्रिका 27, ये 63 हो गया अंडर रूट में, 9 का 3 बाहर आ गया, 3√7। 3√7 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर आया है वो 3√7 आया। और भी तरीके हैं, अपोलोनियस थ्योरम के माध्यम से और भी तरीके हैं, मैं बता रहा हूं ना कई तरीके से, पर अपोलोनियस से इसमें ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बेटर है कि आपको फिर थ्योरम बताओ, जरूरत ही नहीं। और भी तरीके हैं। डीआई का क्वेश्चन, अच्छा एक चीज देखो, यहां आपको नहीं दिख रहा होगा, ये 81 लिखा है और ये 51 दिख रहा है, तो पहले तो हम इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान देते हैं, कहता है निम्नलिखित ग्राफ देश एक्स के फिल्म उद्योग में कार्यरत डायरेक्टर्स के मूल जन्म स्थान पर आधारित है। अमेरिका में जन्मे डायरेक्टर्स की कुल संख्या, अमेरिका में कितने, 54 लोग, और कुल टोटल की बात कर रहा है तो 7 दूनी 14, 6 20, 0 2 हासिल, 15 और 10 25 2 27, 270, तो चला गया सीधे 1:6 आंसर। बेसिक डीआई पूछी गई, और हर सेट में एक डीआई ही पूछी गई है। क्वेश्चन को पढ़ के आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी 2 की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, और आसान पूछ ली गई, बाकी क्वेश्चन तो काफी अच्छे पूछे गए। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, ऐसी हमें आशा है। धन्यवाद।